हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में जो होता है कि मौर्य वंश से काफी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम मौर्य वंश को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मौर्य वंश का हमारा 2-3 वीडियो बनकर सामने आएगा। ये हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे मौर्य वंश के जो शक्तिशाली शासक हुए उनके परिचय के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने देखा था मौर्य वंश के पहले कि हमारा जो है 16 महाजनपद उभर कर सामने आते हैं। 16 महाजनपद में जो हमारा मगध साम्राज्य था, मगध महाजनपद, वह काफी शक्तिशाली जनपद बना। उसमें क्या होता है कि वहां पर हर एक वंश का जो संस्थापक आते हैं, हर एक वंश की स्थापना होती है। हर एक वंश के बाद आता है हमारा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आता है हमारा नंद वंश। और नंद वंश के जो अंतिम शासक थे, जिन्हें घरानंद कहा जाता है, घरानंद के शासनकाल के दौरान क्या हुआ कि वहां की जनता जो थी उनसे काफी वह पीड़ित थी। जनता भी चाहती थी कि जो हमारे राजा है यानी घरानंद, वह भी हमसे बहुत ज्यादा लगाव, इस तरह से वह इतना अत्याचार करते थे कि जनता भी उनसे भयभीत थी और वो भी चाहती थी कि जो गद्दी से यह हट जाए। उन्हीं दौरान क्या होता है कि जो उसमें उनके दरबार में उपस्थित थे चाणक्य, चाणक्य का जो अपमान करता है घरानंद, घरानंद के अपमान करने के बाद उनसे उनको जो है अपने दरबार से निकाल देता है। उसी वक्त जो थे चाणक्य जो है सौगंध लेते हैं कि मैं जब तक घरानंद का साम्राज्य खत्म न कर दूंगा तब तक मैं अपनी केस को नहीं बांधूंगा। ऐसा कई विद्वानों का कहना है। उसके बाद क्या होता है कि वह वहां से जाते हैं और जाने के बाद वह एक ऐसे युवक को तलाश करते हैं कि जो घरानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंके। और उनका जो मुलाकात होता है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य को वह जब अपने साथ लेते हैं तो वहां से लिवा करके, यहाँ से मगध से वह लेकर जाते हैं कहाँ पर? तक्षशिला। जो कौटिल्य थे यानी कि जो हमारे चाणक्य थे, चाणक्य जो थे वह तक्षशिला के आचार्य थे। आज के समय में बोला जाए तो प्रोफेसर, वह उसमें आचार्य थे। वह वहां से चाणक्य लेकर जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, पहुंचते कहाँ पर? तक्षशिला में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान पड़ता है। वहां पर जाने के बाद वह उनको जो है ट्रेंड करते हैं हर चीज से, उनको जो है ज्ञान से, बल से, हर चीज से जो उनको ट्रेंड करते हैं और उनको उस लायक बनाते हैं कि वह आकर के जो है घरानंद से युद्ध कर सके। अब हम बात करते हैं इधर मगध में क्या हो रहा था। मगध में उसमें जो था कि वहां के शासक घनानंद जो थे वह अपने बल पे यानी कि बहुत ज्यादा घमंड करते थे, क्योंकि जितने 16 महाजनपद हुए, 16 महाजनपद में मगध जो है वह काफी शक्तिशाली साम्राज्य था। तो घनानंद को ऐसा लग रहा था कि जितने भी साम्राज्य है वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ, इसलिए वह जो है अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करते थे। इसलिए उनके अंदर पूरा घमंड जो है भरा हुआ था। और इधर क्या होता है कि सिकंदर जो आता है, सिकंदर जो यूनानी एक लड़ाकू था, वह आता है और आने के दौरान जब वह सिंध नदी को जो है पार नहीं कर पाता है 323 बीसी में, वह वहां से वापस लौटता है। और उसी दौरान जो है उसका एक युद्ध होता है पोरस से। पोरस से युद्ध के दौरान वह घायल हो जाता है और घायल होने के बाद वहां से जब वह वापस जाता है अपने साम्राज्य के पास यानी कि अपने साम्राज्य में जाता है, तो रास्ते में ही उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में 323 में जो है सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद जो यहाँ पर वह छोड़कर जाता है, जो यहाँ पर वह छोड़कर जाता है सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर को जो है वहां का जो है जहां से यह लौटता है वहीं पर जो है इसको अपना सेनापति को, अपना शासक बना देता है कि तुम यहाँ पर अब राजकाज करो। वो वापस लौटता है, जाने के बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह क्या होता है कि जो सेल्यूकस निकेटर था वह अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा होता है, धीरे धीरे जो है अपना साम्राज्य विस्तार बढ़ा रहा होता है। और इन्हीं दौरान क्या होता है कि जो हमारे आचार्य थे चाणक्य, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ट्रेंड कर चुके हैं और वह आते हैं और फिर से चाहते हैं कि अब मैं घनानंद को टक्कर दे दूंगा। इन्हीं दौरान क्या होता है कि जो हमारे घनानंद है इनके साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक बार अटैक करते हैं, जो कि सीधा उसमें पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो थे पटना में पड़ता है, वहां की राजधानी थी मगध की। वहीं पर जो है वह आक्रमण करते हैं, लेकिन पहली बार में वह जो है हार जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो पहली बार में हार जाते हैं और हारने के दौरान वह वापस जाते हैं। और जाने के बाद जो है वह फिर से ट्रेंड होते हैं कि नहीं मैंने यह गलत किया। उन्हीं दौरान एक कहानी है जो कि काफी प्रचलित है कि क्या होता है कि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य जी जाकर के किसी कुटिया के पास खड़े थे, तो वहां पर एक महिला थी जो कि अपने बच्चों को यह सीख दे रही थी कि उनका बच्चा जो है खिचड़ी खिचड़ी बनाती है और बच्चे की थी खाने के लिए, तो वह जो है सीधा अपना हाथ जो है बीच में डाल देता है। उसी पर जो है उसकी उंगली जल जाती है। तो उनको कहती है कि बेटा जो है ऐसे नहीं खाया जाता है, तुम्हें जो है पहले बारीक से आरी से जो है खाना पड़ेगा। आरी से खाओगे तो वह ठंडा रहेगा और खाने में भी अच्छा आएगा और अंत में क्या होगा कि बीच वाला भी खत्म हो जाएगा। इससे जो है चाणक्य को और चंद्रगुप्त मौर्य को सीख मिलती है कि नहीं हमने यह गलत किया, जो हमने डायरेक्टली उस पर आक्रमण कर दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वो लोग जो पुनः फिर से वापस जाते हैं, वापस जाने के दौरान जो है मगध से पुनः पश्चिम साइड में जाते हैं यानी कश्मीर साइड में, वहां पर जाते हैं तो वहां पर जो है यवनों का शासन चल रहा होता है। उनको जो है धीरे धीरे वहां के साम्राज्य को वह खत्म कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो है संस्थापक कैसे संस्थापना होती है मौर्य वंश की।
तो जो थे अंतिम जो वंश यानी कि शासक थे घनानंद, अंतिम शासक थे घनानंद नंदवंश के, और उनको जो पराजित कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कब करते हैं? जो वो सेकेंड मीटिंग में फिर से आक्रमण करते हैं। पहली बार तो वो हार जाते हैं, लेकिन सेकेंड मीटिंग में फिर से पुनः आक्रमण करते हैं। और इस बार क्या होता है कि इस बार जो है वो घनानंद को पराजित कर देते हैं और उसको जो है अपना दरबार छोड़कर भागना पड़ता है। वो अपना दरबार छोड़कर भाग जाता है और फिर से वहां पर एक नए वंश का जो है दौर चलने लगता है, जिसे कहते हैं मौर्य वंश। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह विजयी होते हैं और मौर्य वंश का जो है वह साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। यहीं से जो होता है मौर्य वंश का स्थापना हो जाता है। मौर्य वंश का स्थापना होता है। जो हमें मौर्य वंश का जो ये बात मिलती कहाँ से है कि उसमें मौर्य वंश इतना विकसित था, इतना ज्यादा उसमें पावरफुल था। इससे हमें जो है स्रोत क्या है मिलते कहाँ से? तो इसके हमें दो स्रोत मिले हैं। एक तो है साहित्यिक स्रोत और एक है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है कि जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, चाणक्य द्वारा उसे अर्थशास्त्र से, और इंडिका जो है वह मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, इससे भी पता लगता है। और जो इंडिका हो गया हमारा, और जो पुराण है, पुराण जो हिंदू शास्त्रों में है, इससे भी हमें यह जानकारी मिलती है। और मुद्रा राक्षस दो जो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस, इससे भी हमें यह जानकारी मिलती है। और जो है उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो अपने चरण सीमा पे थे, इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश उस समय था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक हुए, जो कि महान महान सम्राट उस समय हुए। इससे हमें जो है जानकारी मिलती है कहाँ से? तो अर्थशास्त्र जो कि लिखा गया है कौटिल्य द्वारा, और इंडिका जो कि मेगास्थनीज द्वारा, और पुराण जो कि हिंदू साहित्य एक ग्रंथ है, और मुद्रा राक्षस जो कि विशाखदत्त द्वारा लिखा गया है, और बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से हमें यह जानकारी मिलती है। और जो पुरातात्विक स्रोत है, जैसे जो अभिलेख है, जैसे अशोक द्वारा बनाए गए अभिलेख, जो कि अशोक ने बहुत सारे अभिलेख बनाए, उससे हमें जानकारी मिलती है। और भवन जो थे बनवाए, भवन से, स्तूप से और गुफा से, और मृदभांड जो कि मिट्टी के बने होते थे, इससे जानकारी मिलती है। और जो जूनागढ़ का अभिलेख है, इससे भी यह जानकारी मिलती है कि उसमें मौर्य वंश जो है चल रहा होता है, कितना शक्तिशाली था, घनानंद के बाद आया, और अशोक महान सम्राट उसमें हुए। इस तरह की हमें जानकारी जो मिलती है कहाँ से मिलती है? तो वह एक तरफ से साहित्यिक है, एक तरफ पुरातात्विक, जो कि हमें यह जानकारी मिली, जो कि कुछ निम्न बातें हैं समझने के लिए। और यहाँ से जो होता है हमने पढ़ा क्या कि जो स्थापना हो चुकी है जिसकी, घनानंद यानी पराजित हो चुका है, और मौर्य वंश का संस्थापक हो चुका है। तो आइए हम आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौन थे? वह चाणक्य थे, जिन्हें आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्या क्या नाम है इनका? चाणक्य और विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तीन नाम है जो कि उनके गुरु थे। किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के, जो आगे चल करके प्रधानमंत्री बनते हैं। इनकी जो सहायता से ही नंदवंश को पराजित कर पाए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? तो वह चाणक्य की सहायता से। चाणक्य जो थे वह आचार्य थे, कहाँ के? वह तक्षशिला के बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्हीं की सहायता से जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। आगे देखते हैं। आता है हमारा, यहाँ से शुरू होगा चंद्रगुप्त मौर्य, और जो शासक हुए महान शासक, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का समय कब से कब तक चला, और उसने कार्य क्या किए, वह कितने कार्य किए, और किन किन उसके द्वारा लड़े गए युद्ध क्या थे, उनको हम देखेंगे। तो आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। इसका जो समय चला था 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक। कितना? 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक चला था। करीब 24 साल तक, 24 वर्ष तक जो है उन्होंने मौर्य वंश पर शासन किया। आइए देखते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों से हमें यह जानकारी मिलती है, बौद्ध और जैन ग्रंथों से यह जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, क्या वो जाति से क्या था? तो वह जाति से क्षत्रिय था। जैन और बौद्ध ग्रंथ यह बताते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह क्षत्रिय था, लेकिन जबकि पुराण और मुद्रा राक्षस
मुद्रा राक्षस में यह लिखा गया है, यह बताया गया है कि वह एक शूद्र था। जैन ग्रंथ और बौद्ध धर्म यह बताते हैं कि वह एक क्षत्रिय था, लेकिन जो हमारे हिंदू में पुराण और मुद्रा राक्षस और आदि जो बुक्स है उसमें बताया गया है कि वह शूद्र था। एग्जाम में यह क्वेश्चन बनेगा तो आप यह बात ध्यान रखेंगे कि दो ग्रंथ ऐसे हैं जो बौद्ध और जैन, ये दो ग्रंथ ऐसे जो उसको क्षत्रिय बताते हैं, लेकिन अगर अन्य किसी भी पुस्तक की बात करें जैसे पुराण, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्तराम रचित जो है, हर एक पुस्तक जो पूछे तो आप उसे याद रखेंगे, आप वहाँ पर शूद्र ही लगाएंगे। आप वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर बौद्ध और जैन लिखा रहेगा तो वहाँ पर क्षत्रिय लगाएंगे, लेकिन अगर ये सब दो ऑप्शन को छोड़कर बाकी चाहे जो रहेगा तो आप वहाँ पर क्या बताएंगे कि वह एक शूद्र था। शूद्र इसलिए बताएंगे क्योंकि जो उसमें खोज हुआ था उसमें बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ग्वाला था। यह जो था एक ग्वाला था, या जो गाय चराते समय चाणक्य ने उसे अपने पास बुलाया और उसे जो है अपने साथ ले गए। तो इसमें जो है कि यह मालूम पड़ता है कि वह अगर क्षत्रिय रहा होगा तो ये सब काम न कर रहा होगा, क्योंकि उसमें जो था क्षत्रिय कुल और ब्राह्मण कुल काफी बहुत ज्यादा ऊंचाई पे थे, तो इसलिए जो थे उसे शूद्र कहा गया है। आगे देखते हैं, एक सब राइटर है यहाँ के यूनान के, उन्होंने बताया है कि जो जस्टिन जस्टिन के द्वारा बताया गया और स्ट्रबो के द्वारा बताया गया है कि इसे जो है सिड्रोकोटस के नाम से जानते हैं, और एपियन और प्लूटार्क ने बताया इसे एंट्रोकोटस। याद रखेंगे सेंड्रोकोटस एट्रोकोटस जो कहा गया है, किसे कहा गया है तो वह चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। और इसकी जो इन्होंने यह पुस्तक लिखे थे जस्टिन और स्ट्रोबो, एपियन और प्लूटार्क, इन्होंने जो पुस्तक बनाई है तो वह कहाँ से लेकर बनाया है तो वह इंडिका से। इंडिका जो पुस्तक लिखी गई थी, इंडिका जो लिखा गया था इसके द्वारा तो मेगास्थनीज के द्वारा, लेकिन जब इंडिका बनी थी तो इंडिका वर्तमान समय में नहीं है, लेकिन इसी से इंडिका से लेकर के इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। इन्होंने तो जस्टिन, प्लूटार्क और स्ट्रबो और हमारे एपियन इन्होंने बताया कि इंडिका से इन्होंने कॉपी करके जो है इन्होंने बताया सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस जो बुक्स बनाई है किसके ऊपर बनाई है तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर बनाई है। क्योंकि उस समय जो थे कौन मौजूद थे तो वह सिर्फ सेल्यूकस निकेटर ही मौजूद थे मौर्य के साम्राज्य के समय। ये लोग व्यक्ति जो थे जस्टिन और प्लूटार्क लोग बाद में आए थे, तो इन्होंने क्या किया इससे जो कॉपी की और इन्होंने बताया कि जो है उसमें मौर्य वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो इसका जो इन्होंने बात बताया सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, इसकी भी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है तो वह हमें जानकारी मिलती है विलियम जोन्स द्वारा, जो कि जानकारी मिलती है 1883 में। 1883 में जो विलियम जोन्स ने एक योजना के तहत उन्होंने बताया कि जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस या किसे कहा गया है तो उन्होंने बताया कि यह चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया। इन्होंने पहचाना चंद्रगुप्त मौर्य को ही यूनान में जो है यह बता लिखा गया है कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसे कहा गया है तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। किसने बताया तो विलियम जोन्स। एग्जाम ये पूछता है कि जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा गया है इसकी पहचान किसने की थी तो विलियम जोन्स ने की थी, इसे आप याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में आ चुके हैं, वह अपना शासन चला रहे होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इधर साइड हमने क्या देखा कि सिकंदर जो है वह सिकंदर के जाने के बाद उसका जो सेनापति आता है सेल्यूकस निकेटर जो था वह धीरे धीरे जो है भारत में बढ़ रहा होता है, वह नदी को क्रॉस कर लेता है। क्योंकि सिकंदर जब आया था वह घायल हो चुका था और उसका जो सेना भी थी वह थक चुकी थी, तो वो इसी से जो है लौट जाता है और आगे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसमें आता है हमारा सेल्यूकस निकेटर पुनः फिर से आता है और इस बार चाहता है कि मैं भारत तरफ बढ़ूंगा तो बढ़ूंगा, और फिर से आता है और धीरे धीरे जो है भारत के जो है हमारे पश्चिमी साइड पर वह कब्जा करना चालू कर देता है। उससे एक बार धीरे धीरे उसने क्या किया, जब कब्जा करता है तो यह बात खबर पड़ती है किसको तो वह चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य से जो इसका आक्रमण हो जाता है 305 बीसी में। 305 बीसी में जो है यह युद्ध करता है किसी चंद्रगुप्त मौर्य से,
और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने इसको पराजित कर दिया। इसे 305 में इसे जो है पराजित कर देते हैं। और पराजित करने के बाद इन्होंने जो है सेल्यूकस निकेटर ने इन्होंने उनसे सब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जानता था कि अब मैं पराजित हो चुका हूँ तो मेरी हत्या निश्चित हो जाएगी। इन्होंने दिमाग लगाया और इन्होंने अपनी पुत्री हेलेना इससे हेलेना से विवाह करा दिया। किसकी? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य से हेलेना का विवाह करा दिया। और उसी में जो है हेलेना जो थी वह चली जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, लेकिन साथ में कौन जाते हैं? तो मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ऐसे व्यक्ति थे जो उसमें विद्वान हुआ करते थे। ये जो व्यक्ति थे मेगस्थनीज वह इस कारण से जाते हैं कि हेलेना जो थी वह कहाँ की थी? तो वह यूनानी थी। वह जो है भाषा जो भारत की भाषा नहीं समझ पाएगी, इसलिए जो है मेगस्थनीज को भेजा जाता है साथ में कि आप जो है उनकी भाषा को ट्रांसलेट करेंगे, आप जो है यहाँ की भाषा को, मगध की भाषा को समझ करके आप बताएंगे हेलेना को, और हेलेना की भाषा समझ करके किसे बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य को। जो थे ये विद्वान थे, यहाँ आते हैं भारत में, और आने के बाद इन्होंने यहाँ की जो है ट्रांसलेशन करना चालू किया और आगे जो इन्होंने पुस्तक भी लिखी। कौन सी? तो इंडिका। जब युद्ध हारता है चंद्रगुप्त मौर्य, करता क्या है कि 4 प्रांत लेता है। किससे? तो मेगस्थनीज यानी कि सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर से 4 प्रांत लेता है। कौन कौन रहता है? काबुल, गंधार, मकरान और हेरात। काबुल, गंधार और मकरान और हेरात जो है वह 4 प्रांत लेता है। किससे? तो वह निकेटर यानी कि सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर से 4 प्रांत लेता है और साथ में वह विवाह करता है। किससे? हेलेना से। तो यह थी किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और 500 हाथी 500 हाथी जो था वह उपहार देता है। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसको? वह सेल्यूकस निकेटर को, क्योंकि यह इसमें जो थे इनके वो ससुर हो चुके थे, वो दामाद हो चुके थे। और इन्होंने भेंट भी की कि आप जो है 500 हाथी ले जाइए, मैं आपका जो है 4 प्रांत ले जाता हूँ। और इस तरह से जो भारत था उस समय भारत कहाँ पहुंच गया? तो भारत आज के वर्तमान में समय में देखे तो अफगानिस्तान तक पूरा सट चुका था। उधर पूरा अफगानिस्तान तक फैल चुका है और जो 4 प्रांत इसको मिल गए। अब आगे देखते हैं कि जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार यह बताया गया है कि उस समय जो है 6 लाख सेना लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह पूरे भारत में रौब डाला। पूरे भारत में जो है अपना वर्चस्व फैलाया। वह सेना के साथ पूरे भारत को रौब डाला। वो जो था मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ था? क्षेत्रफल के हिसाब से तो हमारा पूर्व साइड में आप देखेंगे तो बंगाल तक, और दक्षिण साइड में देखेंगे तो कर्नाटक तक, इधर साइड में देखेंगे तो काबुल, मकरान इधर साइड तक था, तक्षशिला होते हुए सब आगे इधर तक। और जो उत्तर में था, उत्तर में तो हमारा जो था नेपाल साइड वहाँ की सीमा तक था ये। तो एक थी उस समय की जो मौर्य वंश की क्षेत्रफल दृष्टि से हमने देखा। और आगे देखते हैं कि जस्टिन ने इसे सिकंदर की जो एक तरह से बताया कि सिकंदर के हिसाब से ये भी चंद्रगुप्त मौर्य जिस तरह से सिकंदर ने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं हारा, वह जो था सिकंदर मात्र 35 वर्ष की आयु में ही बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया। उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य भी था। चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठा तो उस समय वह सिर्फ 25 वर्ष का था। 25 वर्ष के आयु में ही वह शासक बन गया। इस तरह से इन्होंने जस्टिन ने बताया कि उसकी जो है बात किससे जोड़ी जाए तो वह सिकंदर से जोड़ी जाए। आगे देखते हैं कि 298 बीसी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह जैन धर्म को अपनाता है। जैन धर्म को कौन अपनाता है? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य। और जो जैन धर्म में एक विधि होती है, कौन सी? तो संलेखन विधि, जिसे उपासना भी कहा जाता है। उपासना यानी कि अन्य और जल त्याग करके मृत्यु को प्राप्त करना। तो उसमें वह कहाँ पे थे? तो वह श्रवणबेलगोला में, वहाँ पर जो थे वह संलेखन विधि के कारण अपनी जो है प्राण को त्याग देते हैं और उनकी जो है वहीं पर एक तरह से बताया जाए तो मृत्यु हो जाती है। किसकी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। किस विधि के द्वारा? तो संलेखन विधि के द्वारा, जो कि जैन धर्म में यह माना जाता है। वह किसके अनुयायी थे? तो वह जैन धर्म के अनुयायी बनते हैं। और इन्होंने जो है
भद्रबाहु, याद करेंगे भद्रबाहु। भद्रबाहु से इन्होंने जो है जैन धर्म की दीक्षा ली थी, आप इसे याद रखेंगे। और इधर बात करें हम, जो हमारा ये इंडिका है, इंडिका और जो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो लिखा गया था चाणक्य के द्वारा। चाणक्य ने इसमें राजनीति के बात बताए हैं। राजनीति में उन्होंने बताया कि यह पूछता है कि जो हमारा अर्थशास्त्र है यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वह उसमें उन्होंने जो लिखा था, चाणक्य अर्थशास्त्र यह बताता है कि एक राजा को राज्य यानी कि अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए, अपना साम्राज्य विस्तार कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है, जो कि अर्थशास्त्र में। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि अर्थशास्त्र जो है किसके ऊपर डिपेंड है, क्या बताया गया है उसमें। आप इसे याद रखेंगे, या राजनीति के बारे में बताया गया है। अब एक ही हमारे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो उसके जाति के लेकर कुछ विभेद है कि उसे जो है जैन और बौद्ध धर्म में क्षत्रिय बताया गया है और बाकी अन्य सभी ग्रंथों में उसे शूद्र बताया गया है। फिर आगे आते हैं कि जस्टिन और प्लूटार्क ने इन्होंने बताया कि जस्टिन ने बताया सेंड्रोपोटस और प्लूटार्क ने बताया एंड्रोपोटस। इसकी पहचान किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। और सेल्यूकस निकेटर से इसके जो है प्रमुख यानी मुख्य युद्ध है, और जो कि कब होता है, तो 325 ईस्वी में होता है। और इसमें जो है कि 4 प्रांत वह चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं और हेलेना से विवाह कराते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जी को 500 हाथी जो है देते हैं, किसको, तो वह सेल्यूकस निकेटर को। साथ ही साथ मेगास्थनीज जाते हैं कहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और कब से कब तक रहते हैं, तो वह 304 बीसी से लेकर 299 बीसी तक, आप इसे याद रखेंगे। 304 बीसी से लेकर 299 बीसी तक जो है हमारे मेगास्थनीज जो दरबार में रहते हैं, किसके, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्हीं के दौरान जो होता है वह पूरे चंद्रगुप्त मौर्य का हिस्ट्री लिखते हैं, और हिस्ट्री लिखते के नाम क्या देते हैं, तो वह इंडिका, इंडिका नाम लेते हैं। और इंडिका एक ऐसी किताब है जो कि वर्तमान में नहीं है, लेकिन जो इनके द्वारा लिखा गया है, जस्टिन और प्लूटार्क के द्वारा, जो सेंड्रोपोटस और एंड्रोपोटस है, जो कि वर्तमान में है। आगे देखते हैं, ये हमारे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम देखेंगे बिंदुसार। बिंदुसार और बिंबिसार के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है, आप इसे याद रखेंगे कि जो हर्यक वंश का संस्थापक था उसका नाम था बिंबिसार, लेकिन जो बिंदुसार है वह किसका पुत्र है, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि बिंदुसार और बिंबिसार में फर्क क्या है। तो फर्क इतना है कि बिंदुसार जो है वह हर्यक वंश का संस्थापक है, और बिंदुसार जो है वह मौर्य वंश के दूसरे शासक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंश है। आगे देखते हैं, जो बिंदुसार का शासन चलता है वह 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक। 298 बीसी में जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह भद्रबाहु से दीक्षा लेते हैं जैन धर्म की, और जो अपना दरबार छोड़कर चले जाते हैं, और संलेखन विधि के। आगे देखते हैं हम बिंदुसार। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और जो सेकेंड शासक बना। इसका समय कब से कब तक चला, तो 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक इसका दौर चलता है। फिर आगे आते हैं हमारे मौर्य साम्राज्य के, जो कि अशोक सम्राट। इसके बाद देखते हैं, तो इसे जो है अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है कि शत्रुओं का विनाशक, यानी कि शत्रुओं का अंत करने वाला। इसे भी जो है अमित्र घात कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। तो अमित्र घात किसे कहा जाता है, तो बिंदुसार को कहा जाता है। इसे जो है जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन कहा गया है। किसमें, तो जैन ग्रंथों में इसे जो है सिंहसेन कहा गया है, आप इसे याद रखेंगे। सिंहसेन जो है किसे कहा गया है, वह बिंदुसार को कहा गया है। इसके शासन के दौरान में क्या होता है कि जब यह गद्दी पर बैठा था, तो इसके शासन के दौरान में तक्षशिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान पड़ता है, वहां पर जो है विद्रोह उभरता है, जो कि वहां की जनता के द्वारा जो है विद्रोह उभारे जाते हैं। जैसे हमने देखा था 1857 की क्रांति में जनता ही जो है उसमें विद्रोह कर रही थी। सिर्फ उसी समय भी क्या होता है कि बिंदुसार के समय जनता भी तक्षशिला में विद्रोह करती है, और जो 2 बार करती है। पहली बार क्या होता है कि उस बार विद्रोह करती है, लेकिन उस बार जो है ठीक ठाक हो जाता है। सेकेंड बार जो फिर से होता है, तो इस बार जो है वह पहले तो भेजता है किसको,
सुसीम जो कि बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था, वह उससे भेजता है, यानी कि वह इसका बड़ा बेटा था। इसको भेजने के बाद क्या होता है कि बिंदुसार जो था वह सफल नहीं हो पाता, यानी कि जो ये हमारा सुसीम है यह सफल नहीं हो पाता है, और फिर यह भेजता है किसको, अशोक को। अशोक जाता है तो अशोक जो इसके जाने के बाद जो वहाँ की जनता सब शांत हो जाते हैं और विद्रोह दब जाता है। उसी से क्या होता है कि सबको लगने लगता है कि सुसीम जो है वह शासक बनेगा तो ज्यादा समय तक हमारा साम्राज्य नहीं चलेगा, जो कि एक अच्छा शासक नहीं है। फिर लेकिन सबको लगने लगा कि जो अशोक है वह एक अच्छा शासक बनेगा, क्योंकि अशोक जो था वह एक लड़ाकू भी था और बुद्धिमान भी था, और इसी से सबको लगता था कि अशोक ही जो है आने वाला हमारा जो है सेकेंड शासक बनेगा। फिर आगे देखते हैं हम सीरिया। सीरिया से जो कि उसमें बिंदुसार का काफी काफी अच्छा उसका संबंध था। सीरिया के शासक थे कौन, तो इस्योकस। इस्योकस से सीरिया का जो है काफी अच्छा संबंध था। इसने जो है बिंदुसार से बिंदुसार ने इससे जो है क्या कहते हैं कि सूखे अंजीर सूखे अंजीर, अंगूरी शराब और एक दार्शनिक मांगते हैं। किससे मांगते हैं, तो सीरिया के जो शासक थे इससे जो है बिंदुसार जो है मांगते हैं सूखे अंजीर और अंगूरी शराब और एक दार्शनिक। यह दार्शनिक तो नहीं दे पाता है, लेकिन जो सूखे अंजीर है और अंगूरी शराब है वह उनको भेंट करता है, पहुंचाता है। और जो है इसे डाइमेकस, याद रखेंगे, डाइमेकस। डाइमेकस जो है वह उसी तरह है जिस तरह से मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज भी आया था किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसी तरह से जो है ये हमारा डाइमेकस डाइमेकस जो है यह भी आता है किसके दरबार में, तो बिंदुसार के दरबार में आता है, जिस तरह से आया था कौन, वह मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भी आया था इन्हीं के दरबार में, जो कि इंडिका लिखा है, ये भी आता है। और ये भी एक अग्रदूत थे, एक दूत थे जो आते हैं इनके दरबार से, तो वह सीरिया के राजा के दरबार से आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद जो है वह बिंदुसार के दरबार में रहते हैं। आगे देखते हैं एक तारानाथ जो है, तारानाथ जो कि विद्वान है, राइटर है, या एक बौद्ध ग्रंथ के उसमें विद्वान थे। इन्होंने बताया है कि जो बिंदुसार है वह 16 राज्यों, यानी कि उसमें 16 राज्यों को जीत चुका था। वह 16 राज्यों को विजेता बताया कि इसने जो है वह 16 राज्यों को जीता। किसने बताया, वह तारानाथ जो कि एक बौद्धिस्ट है, उन्होंने बताया। ये थी हमारी कुछ जानकारी जो कि बिंदुसार से। और बिंदुसार का जो है लास्ट में 273 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद जो है सिंहासन को लेकर के किस तरह से अशोक ने अपने भाइयों से विद्रोह किए, इसको हम आगे देखते हैं। पहले हम देखेंगे बिंदुसार को, हम फिर से इक्वल करेंगे। इक्वल करने से क्या होता है कि आप जो है पढ़ते हैं, इक्वल आप करेंगे तो आपका जो है पुनः से वह सब आसानी से याद हो जाएगा। इसे जो है अमित्र घात कहा जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। आगे देखते हैं जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है, तो सिंहसेन कहा गया है। और तक्षशिला में जो है दो विद्रोह उभरते हैं, और पहले जो है इसने सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम जो है सफल नहीं हो पाता है। सेकंड में क्या करता है, यह भेजता है किसको, अशोक को, और अशोक जो है वह सफल हो जाता है। फिर आगे क्या होता है कि सीरिया के शासक थे, सीरिया के शासक इसने जो है कुछ उपहार मांगे, जो कि अंगूरी शराब और सूखे अंजीर और एक दार्शनिक मांगे, और जो है अंगूरी शराब और सूखे अंजीर इससे मिल जाते हैं, लेकिन एक दार्शनिक नहीं मिल पाता है। और इसके दरबार में आए थे डायमेकस, जिस तरह से आए थे हमारे कौन, तो मेगास्थनीज, उसी तरह से आए थे डायमेकस, जो कि भेजे गए थे किसके दरबार से, वह सीरिया के राजा के दरबार में से आए थे। और बताया गया है तारानाथ जी ने इसे बताया है कि इसने जो है 16 राज्यों को जीता। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होती है कि 273 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं हमारे अशोक। अशोक सम्राट, जिसे जो है महान सम्राट कहा जाता है। इनके शासन जो इनका दौर चलता है, इनका दौर बताया जाता है कि 269 269 से चलता है, लेकिन जो है इसकी मृत्यु के बाद बिंदुसार के 273 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसी समय से बताया जाता है कि अशोक जो है वह गद्दी लेने के लिए अपने भाइयों से ही विद्रोह करता है, और 4 साल, करीब 4 साल वह विद्रोह करता है, और अंत में जो है वह सबको पराजित कर देता, सबको मार देता है, और फिर आकर के वह गद्दी पर वह राजा बनता है। करीब बताया जाता है कि अशोक का करीब 100 भाइयों की हत्या की थी। बताया जाता है कि इसने जो अपने 100 भाइयों की हत्या की थी, फिर जाकर के गद्दी पर बैठा था।
यह जो है गद्दी पर कब बैठता है, तो 269 में यह गद्दी पर बैठता है। और यह जो था पहले तो यह अवंती का राज्यपाल था। अवंती जो था उसमें अवंती का राज्यपाल था। अवंती का क्षेत्र जो था इसके पूरे हिरासत में इसी के था। ये जो अवंती साम्राज्य का पूरा देख रेख कर रहा होता है और वहां से कर वसूलना, हर चीज जो है वह पूरा एक तरह से राजा के रूप में काम कर रहा था, जिसे राज्यपाल बोलते हैं। और यह पूरी जो अपनी खबर कहाँ पर पहुंचाता है, मगध में, जो कि इसके पिता थे बिंदुसार, इनके पास पहुंचाता है। अशोक का जो हमें नाम प्राप्त होता है कि जो उसका नाम अशोक ही था, यह हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो मास्की गुर्जर अभिलेख से। मास्की और गुर्जर इस तरह के जो कई अभिलेख है, इससे हमें प्राप्त होता है कि उसमें इसका नाम अशोक ही था। क्या इसका नाम अशोक ही था, यह हमें पता कैसे लगता है, तो मास्की और गुर्जर जो अभिलेख है इससे हमें प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। इसने जो है एक कर्नाटक में, एक जो है कर्नाटक यानी कि कलिंग से युद्ध करता है, जो कि कलिंग आज डेट में उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग यहाँ पर 9 वर्ष बाद 261 बीसी में यह युद्ध कर रहा होता है, किससे, कलिंग से। कलिंग जो कि उस समय बहुत ही शक्तिशाली था, क्योंकि कलिंग से इसके पिता, इसके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी चाहे थे युद्ध उसको अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाते हैं। और जो कि बिंदुसार भी चाहता है वह भी नहीं मिला पाता है, लेकिन अशोक आता है, अशोक जो है वह मिला लेता है। इसने युद्ध किया और युद्ध के दौरान क्या होता है कि इसने 9 साल बाद 261 बीसी में क्या करता है, युद्ध करता है और एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। और इस युद्ध में वह जो है साम्राज्य को पात हो जाता है, लेकिन जो है बहुत बड़ी घटना हो जाती है। क्योंकि जब युद्ध होता है, युद्ध में जो दोनों तरफ की सेना जो है घायल होती है, मरती है। और जब सेना इतनी करीब 2.5 लाख सेना जो थी वह त्रस्त हो गई थी, उसमें से एक एक लाख, 1-1.5 लाख तो सेना मर चुके थे, 1-1.5 लाख सेना जो थे घायल थे, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है। इस तरह से सब रोते हुए लगते थे। और जो उनके दरबार पास पहुंचते हैं उपगुप्त, पहले तो उनके जो सेनापति पहुंचते हैं और यह बात बताते हैं कि हमने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया है, तो ऐसा बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब उपगुप्त पहुंचते हैं, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ यानी बौद्ध के अनुयायी थे, वह पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अशोक को कहते हैं, अशोक जो है सम्राट जो है, राजन, आपको लगता है कि आप जो है जीत चुके हैं, आप जो है कलिंग को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अब जो है आप सबकी निगाह में हार चुके हैं, आप जो है अपने ही निगाह में हार चुके हैं। तो जो है अशोक की यह बात काफी खड़कती है और आप पूछते हैं कि आप कैसे क्या कर रहे हैं। और उसी से जो है अशोक के साथ वो जाते हैं, उपगुप्त कहते हैं ठीक है आप हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाएंगे। साथ में लेकर जाते हैं, तो उसमें जो होता है संध्या का समय होता है। जो संध्या के इसमें करीब 5 से 6 बज रहे होते हैं शाम के समय। पहुंचते तो देखते हैं कि जनता जो थी वह काफी त्रस्त थी, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी का यानी हर तरह से व्यक्ति जो है उसमें बेकार हो चुके थे। देखते हैं अशोक, उनका भी जो हृदय जो है परिवर्तन होना चालू हो जाता है। उसमें भी एक दृश्य देखते हैं क्या, कि एक माँ थी जो कि मृत्यु को प्राप्ति हो चुकी थी, उसको मृत्यु हो चुकी थी। और उसका पुत्र जो था वह, यानी कि बोला जाए तो साल भर यानी 1 वर्ष का होगा, वह अपने माँ के स्तर से जो है दूध पी रहा होता है। और यह सब जो है देखता है कौन, अशोक। देखने के बाद जो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और फिर क्या देखता है कि कुछ आते हैं, चीते बाघ आते हैं और उस बच्चे को भी उठा ले जाते हैं। और इस तरह से अशोक जो है वह पूरी तरह से हार चुका होता है। वह जो है यानी कि रोने में लगने लगता है कि मैंने क्या किया, मैंने बहुत गलत किया। उस पर जो है उपगुप्त जो थे बौद्धिस्ट, यानी कि ये बौद्ध के अनुयायी थे या बौद्ध, उपगुप्त ने उन्हें जो है बताया कि आप जो है धर्म का प्रचार करिए। जो है इनको जो है इन्होंने बताया कि मुझे जो है शांति नहीं मिल रही है, मैंने यह जो काम किया है इस काम से मुझे, माना कि मुझे साम्राज्य तो प्राप्त हो चुका है, लेकिन मेरे जो है दिल को, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। उन्होंने बताया कि देखिए आपको शांति बुद्ध के शरण में ही मिलेगी। तो उन्होंने बताया कि बुद्ध का आप जो है उपासक बनिए, उनके अनुयायी बनिए। इस तरह से जो अशोक जाते हैं और अशोक जो है फिर से धर्म प्रचार करना चालू कर देते हैं। धर्म प्रचार के दौरान क्या करते हैं कि इनके एक पुत्र थे जिनका नाम महेंद्र था, पुत्री प्रियदर्शनी। इनको जो है उन्होंने भेज दिए कहाँ पर, तो श्रीलंका में बुद्ध के प्रचार के लिए। और उसी से जो है इन्होंने एक बहुत बड़ा धर्म प्रचार किया। और इसी से जो है अशोक सम्राट माने जाते हैं। अशोक ने बहुत बड़ा काम किया। और आगे देखते हैं फिर हमारे जो इनके जो धर्म प्रचार का कार्य में आगे देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया। फिर हम देखते हैं जो हमारे लास्ट शासक हुए जिन्हें बृहदत्त कहा जाता है। बृहदत्त जो थे
इनका जो दौर चलता है, इन्होंने जो है 185 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जो सेनापति था, सेनापति इसका था कौन? वह पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग वही है जो कि आगे चल के शुंग वंश का संस्थापक बनता है। पुष्यमित्र शुंग ही इनकी जो हत्या कर देता है, जो कि इनका एक सेनापति था। इसने क्या किया कि बृहद्रथ की मृत्यु कर देता है 185 BC में, और वहीं से जो है शुंग वंश का दौर चालू हो जाता है। क्योंकि पुष्यमित्र जो शुंग था, वह सेनापति था, वह इनकी मृत्यु यानी इनकी हत्या करता है, और हत्या के बाद वह स्वयं शासक बन जाता है, और यही से हमारा शुंग वंश चालू हो जाता है। तो ये थी हमारे आज के जीवन परिचय के समय में कि हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य को और बिंदुसार और अशोक के जीवन परिचय के समय में, यानी उनका जीवन परिचय देखा। अब हम आगे देखेंगे कि अशोक के द्वारा बनाए गए अभिलेख क्या है, उनके द्वारा बनाए गए जो बहुत बड़े बड़े शिलालेख हैं उन क्या है, उसको हम आगे देखेंगे। और फिर हम देखेंगे अगले वीडियो में कि जो हमारा उसमें इनका जो शासन चल रहा था, कैसे चल रहा था, इनकी पूरी राजनीति क्या, पूरा हम ब्यौरा इसके अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारा वीडियो जो अगला आएगा वह जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।